अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पोशाली ने कहा कि मैं लाइब्रेरी बिल्कुल ना हूँ। उसने अगली शाम मुझे दिल्ली रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में आने का वक्त दिया और बोली, आज से 10 बरस पहले मैंने अपने एक अंकल के साथ इस शहर दिल्ली में 1 साल गुजारा था। वो यहाँ समरकंद से मजहबी किताबें बेचने का कारोबार करने आए थे। मैं इस शहर में काफ़ी घूमी फिरी हूँ। फिल्म शुरू हुई तो हाल में अंधेरा छा गया। चूँकि हमारे इर्द गिर्द दूर तक सीटें खाली पड़ी थी, इसलिए हम बेफिक्री से गुफ्तगू कर रहे थे। पोशाली को मैंने अपने मोती नगर वाले बंगले पर सजा था और ऑफिस में चीफ मिस्टर तिवाड़ी की मशकूक शख्सियत के बारे में कोलंबो में ही बहुत कुछ बता दिया था। मैंने उसे अपनी वापसी पर तमाम दफ्तरी साथियों, मिस्टर तिवाड़ी, सजाता और अपने रिश्तेदारों के रद्द अमल से आगाह किया। मैंने उसे यह भी बताया कि मैं लाल किले वाले अजैब घर का जायजा ले चुका हूँ। वो कहने लगी, चाबी मैं परसों तुम्हें दूंगी। ये लोग पैसे के एवज जल्दी काम कर देते हैं और बिल्कुल नहीं पूछते कि मैं चाबी की नकल किस लिए बनवा रही हूँ। तो मैं शायद मालूम नहीं कि समरकंद और रूस के दूसरे इलाकों में चाबी की नकल बगैर सरकारी इजाज़तनामे के कोई नहीं बनवा सकता। फिर उसने मुझसे पूछा कि अगर इस बात की तस्दीक हो गई कि चाणक्य प्लान के फार्मूले की मैक्रो फिल्म तय खाने के लकर में ही है, तो मैंने उसके अंदर जाने की क्या तरकीब सोच रखी है। अभी तक मैंने किसी किस्म की तरकीब को आखिरी शिकल नहीं दी थी। लाल किले में मैंने जो कुछ देखा उसकी एक एक तफसील से मैंने उसे आगाह कर दिया था। जब मैंने उसे ये बताया कि मेरा इरादा अकेले ही इस मिशन पर जाने का है, तो वो एक पल के लिए चुप हो गई। मैं तुम्हारी हिकमत अमली में दखल नहीं देना चाहती। उसने लम्हे भर की खामोशी के बाद कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम अकेले इस मिशन को मुकम्मल कर सकते हो तो इससे बेहतर कोई बात नहीं, क्योंकि यह मिशन इतना नाजुक है कि इसके लिए सिर्फ एक शख्स ही काफ़ी होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे इशारा कर देना, मैं तुम्हारी मदद को पहुंच जाऊंगी। उसने जेब से तय किया हुआ एक कागज़ निकाल कर मुझे थमा दिया। इस कागज़ पर मेरा नाम, नौमी और टेलीफोन नंबर टाइप किया हुआ है। मैं सुबह 9 बजे से 3 बजे तक हार्डिंग लाइब्रेरी में रहती हूँ। इसके बाद अपने शिवाजी बिल्डिंग वाले फ्लैट में आ जाती हूँ। मैंने पोशाली को दिल्ली वाले मजदूब एजेंट से हासिल किए हुए जहरीले सिगारों के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, और जब किसी बात की ज़रूरत न हो तो हम वो बात कभी दूसरे से नहीं करते। हाँ, ऐसा करने में बज़ाहिर कोई कबाहत न हो। राजदारी और ज़रूरत के मुताबिक बात करना जासूसों का अव्वलीन और ज़रूरी असूल होता है। पोशाली ने कहा, बेशक तुम अपने काम में तजर्बाकार और माहिर हो, इसके बावजूद तुम्हारा मिशन इस नोयत का है कि तुम्हारा मुकाबला भारतीय फ़ौज के कमांडो से होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि लाल किले वाले अजैब घर के बाहर जो भारतीय कंपनी खेमा लगाए बैठी है, उसमें ज़्यादा तादाद फ़ौजी कमांडोज की होगी। इसलिए तुम्हारे पास पिस्तौल या एक ब्रेन गन का होना लाजमी है। मैं खुद ही सोच रहा था, ब्रेन गन तो मैं हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन रिवाल्वर मैं कहीं न कहीं से पैदा कर सकता था। ताहम मैं ज़्यादातर अपनी चाबुकदस्ती और महारत पर भरोसा किए हुए था। अगर ऐसा मौका आ ही गया तो मैंने फैसला कर रखा था कि भारतीय फौजियों का असला उसी पर इस्तेमाल करूंगा। जहरीले सिगार वहां साथ ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे इतना वक्त नहीं मिलता कि सिगार सुलगाने और उसमें से जहरीली फुआर के निकलने का इंतज़ार किया जाता। मैंने पोशाली से कहा, मेरा सरकारी रिवॉल्वर मुझसे गुम हो गया था। मैंने दूसरे के लिए दरख्वास्त दे रखी है। हो सकता है कि 2-4 रोज़ में मुझे नया रिवॉल्वर मिल जाए। अभी फिल्म का इंट्रोल नहीं हुआ था। पोशाली ने कहा, अब हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। तुम उठकर चले जाओ, मैं तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद खुद ही वापस चली जाऊंगी। कल शाम 7 बजे तुम चाबी का सांचा लेकर रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में आ जाना। मैं वहां तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। मैं उठकर सिनेमा हॉल से बाहर निकल आया, गाड़ी निकाली और अपने बंगले की तरफ चल पड़ा। बंगले पर पहुंचा तो नेपाली चौकीदार और बॉडीगार्ड ने बताया कि सजाता बीबी का 3 बार फ़ोन आ चुका है, वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने कमरे में आकर सजाता को फ़ोन किया। वो मेरी आवाज़ सुनते ही बोली, किशन तुम कहाँ थे? दफ्तर से भी तुम जल्दी निकल आए थे। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि ये लड़की तो अब मेरी जासूसी करने लगी है, मगर मैं गुस्से को पी गया। ऐसी कोई नई बात नहीं थी डार्लिंग। मेरे कान में दर्द था, इसलिए डॉक्टर के पास चला गया। वहाँ कुछ दोस्त मिल गए, हम 12 खंबे चाय पीने चले गए। सजाता ने ज़रा सा खांस कर कहा, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि आज तीसरे पैर मेरे दफ्तर में एक नौजवान लड़की मुझसे मिलने आई थी।
कहने लगी, मेरठ से आए हुए मुझे 3 रोज़ हो गए हैं। मैं वज़ीर आज़म इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कोई मुझे सेक्रेटरीट के करीब भी जाने नहीं देता और ना ही कोई इंटेलिजेंस चीफ के घर का पता बताता है। मेरा माथा ठनका, ये लड़की कौन हो सकती है? फिर सोचा होगी कोई ज़रूरतमंद है, मेरा इससे क्या ताल्लुक़ हो सकता है। पूछा कि मेरा इस मामले में क्या काम है, तुम सुनो तो सही है। उस लड़की ने मुझसे कहा कि बहन, मैंने सुना है कि तुम्हारा एक कज़न प्राइम मिनिस्टर के इंटेलिजेंस ब्यूरो में अफसर लगा है। मुझ पर दया करो और मुझे अपने कज़न से मिलवा दो। सजादा का जवाब मेरे लिए गैर मुतवक्के था। आखिर वो किस लिए मिलना चाहती है? अब जो बात सजादा ने मुझे बताई, उसे सुनकर एक बार तो मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। उस लड़की ने अपना नाम ओशा बताया है। कह रही थी कि मेरा एक मंगेतर जो मेरठ की मिलिट्री इंटेलिजेंस में था और जिसका नाम कैप्टन मल्होत्रा था, जम्मू के किसी फौजी डिपो में आग लग जाने से हलाक हो गया था। मैं उसकी तलाश में दिल्ली आई हूँ। मैंने उससे पूछा कि जब कैप्टन मल्होत्रा मर चुका है तो तुम किसे तलाश करने आई हो? इसके जवाब में ओशा ने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरा मंगेतर कैप्टन मल्होत्रा जिंदा है। इंडिया हुकूमत ने किसी वजह से उसे किसी ज़ेर ज़मीन तय खाने में कैद कर रखा है। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ से इसलिए मिलने आई हूँ। सारी बात मेरे जहन में वाज़ेह हो गई थी। ये वही ओशा थी जो जम्मू में मुझे मिली थी, जहाँ मैं कैप्टन मल्होत्रा को हलाक करने के बाद उसका रूप धारे थंडर हक बेस में मुआयना करने गया था और फिर उस ज़ेर ज़मीन अड्डे को धमाके से उड़ा दिया था। यह लड़की ओशा मेरठ के इंटेलिजेंस ऑफिसर कैप्टन मल्होत्रा की मंगेतर थी और मैंने उसे कैप्टन मल्होत्रा से फ़ोन पर बात करवाने का वादा भी किया था। बहरहाल ये लड़की ओशा मेरा भांडा फोड़ सकती थी, उसका दिल्ली आना और फिर मेरे इंटेलिजेंस बॉस मिस्टर तिवारी से मिलना मेरे लिए तबाही का बहस हो सकता था। मैंने उस वक्त ओशा से मिलने का फैसला कर लिया। मैंने सजादा से पूछा कि लड़की कहाँ ठहरी हुई है। बेचारी दुखी लड़की लगती है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। वो नेहरू नगर के क्वार्टर नंबर 16A में अपने किसी रिश्तेदार के पास ठहरी हुई है किशन। अगर तुम उसकी मदद कर सकते हो तो ऐसा ज़रूर करो। वो बेचारी बार बार रोने लगी थी। मैंने सजादा को तसल्ली दी कि मैं ओशा को अपने बास से मिलवा दूंगा। फ़ोन बंद करते ही मैं बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। मेरा ओशा से इस वक्त मिलना बेहद ज़रूरी था। अगर वो अचानक दफ्तर आ जाती है और मुझे वहाँ देख लेती है तो वो ज़रूर कैप्टन मल्होत्रा कहती हुई मेरी तरफ बढ़ती है, क्योंकि जम्मू में स्क्वाड्रन लीडर एम कोल ने उससे मेरा तारुफ कैप्टन मल्होत्रा के नाम से ही करवाया था। इसलिए मैं असल कैप्टन मल्होत्रा को हलाक करने के बाद उसका रूप धार कर वहाँ आया हुआ था। यह बात मेरे लिए इंतहाई खतरनाक थी। मैंने उसी वक्त ओशा से मिलने का फैसला किया और गाड़ी निकालकर नेहरू नगर की तरफ रवाना हो गया। घंटी के जवाब में दरवाज़ा उधेड़ उमर औरत ने खोला, लेकिन ओशा ने भी मुझे देख लिया था। बहुत जल्दी से दरवाजे पर आ गई। कैप्टन मल्होत्रा, भगवान की कृपा हुई कि तुमसे मुलाकात हो गई, अंदर आ जाओ। एक छोटे से कमरे में वो मेरे सामने बैठ गई और उसने वही कहानी दोहराई कि उसका मंगेतर कैप्टन मल्होत्रा जिंदा है और हुकूमत ने उसे किसी जुर्म में कैद कर रखा है। उसने मुझसे पूछा कि उसका पता कहाँ से मिला है। मुझे तुम्हारा पता किसी ने नहीं बताया। मैंने तुम्हें आज दोपहर को इस क्वार्टर में दाखिल होते देखा था। मैंने झूठ बोला। मैंने तुम्हें पहचान लिया था कि तुम वही लड़की ओशा हो जो जम्मू में मुझे मिली थी। बस ऐसे ही मिलने चला आया। यहाँ आकर पता चला कि तुम अभी तक अपने मंगेतर को खोज रही हो। वो पूरे यकीन के साथ कहने लगी, कैप्टन, मुझे यकीन है कि मेरा मंगेतर जिंदा है। वो फौजी डिपो के धमाके में हलाक नहीं हुआ। मेरा जहन बड़ी तेज़ी से सोच रहा था कि इस लड़की से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। यह लड़की मेरे मिशन की तबाही का बायस बन सकती है। मैं इसे हलाक नहीं करना चाहता था और दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मुझे इस मामले में सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए था। चुनाचे मैंने उसे कहा, ओशा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें चीफ से मिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम अभी इसका जिक्र किसी से मत करना। मैं कल अपने एक दोस्त से बात करूंगा, फिर शाम को 7 बजे तुम्हें बताऊंगा कि उसने कौन सा वक्त दिया है। अब मैं चलता हूँ। मैं कल शाम 7 बजे आऊँगा। ओशा के क्वार्टर से निकलने के बाद मैं सीधा अपने बंगले पर आया और पोशाली को उसके फ्लैट पर फ़ोन करके कहा कि मुझे एक इंतहाई अहम मसले पर तुमसे अभी कुछ गुफ्तगू करनी है। पोशाली ने कहा, मैं आधे घंटे बाद तुम्हें रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में मिलूंगी। आध घंटे बाद मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन के रिफ्रेशमेंट रूम में बैठा
पोशाली का इंतजार कर रहा था। उसके आने पर मैंने सारी दास्तान उसे कह सुनाई। पोशाली कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मैं इस मसले को हल कर लूँगी, तुम अब उसके क्वार्टर में मत जाना। उसने मुझसे ओशा के क्वार्टर का एड्रेस ले लिया। पोशाली ने मुझे बिल्कुल न बताया कि वो ओशा को हमारे मिशन के रास्ते से हटाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी। एड्रेस लेकर एकदम वो खड़ी हो गई और फिर खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गई। वो मेरी मददगार बनकर आई थी, लेकिन जाते हुए मुझे एक नई उलझन में गिरफ्तार कर गई थी। उसने उषा के मसले को खुद अपने हाथ में ले लिया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मसले को कैसे हल करेगी। रात इसी उधेड़बन में गुजर गई। दूसरे दिन दफ्तर में भी इस ख्याल से परेशान रहा कि कहीं अचानक उषा यहाँ नमूदार न हो जाए। अगरचे मैंने उषा को किसी से मिलने के लिए मना कर दिया था, फिर भी मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे। उषा के आने से जम्मू थंडर बेस की तबाही का मामला फिर से जिंदा हो सकता था, और अगर मेरे यार बांस तिवारी को यह इल्म हो जाता कि मैं जम्मू में कैप्टन मल्होत्रा के रूप में मौजूद था तो मेरी गिरफ्तारी यकीनी थी। लेकिन दिन सुकून से गुजरा। 4 बजे मैं दफ्तर से वापस अपने बंगले पर आ गया। तय खाने वाले मिशन को मैं थोड़ी देर के लिए भूल चुका था। मेरे सर पर ओशा सवार थी। मुझे मालूम था कि शाम 7 बजे ओशा अपने क्वार्टर में मेरा इंतज़ार करेगी, लेकिन पोशाली ने मुझे वहां जाने से मना कर दिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ठीक 5:45 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से पोशाली की आवाज़ थी, बेफिक्र हो जाओ, सब ठीक हो गया है, मुझे अब फ़ोन मत करना। हालात के बारे में सोचता न जाने कब सो गया। दूसरे दिन सुबह मामूल के मुताबिक मैं चाय की प्याली लेकर मेज़ पर बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। दूसरे सफ़े पर मेरी नज़र एक तस्वीर पर ठुठक कर रह गई। ये उषा की तस्वीर थी, मगर इस तस्वीर में वो दरिया के किनारे मुर्दा हालत में पड़ी थी, और खबर में लिखा था कि एक लड़की ने हालात से दिल बर्दाश्त होकर दरियाई जमुना में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। लोगों ने उसे पुल पर से दरिया में छलांग लगाते देखा। उसे बचाने की कोशिश की गई थी, मगर वो जिंदा न बच सकी। एक पल के लिए मेरा दिल गम से बोझल हो गया। अखबार मैंने मेज़ पर डाल दिया। पोशाली ने एक फर्ज शनास एजेंट का काम किया था। वतन पाक के करोड़ों अवाम की जिंदगियों के आगे किसी एक इंसान की ज़िंदगी की कोई हसीयत नहीं होती। इसके बावजूद मुझे उसकी मौत का अफसोस हुआ, क्योंकि वो मोहब्बत की राह में हलाक हुई थी। चंद लम्हे उषा की मौत का अफसोस करने के बाद मैंने उसका ख्याल जहन से झटक दिया। शाम को पोशाली जब मुझे रेलवे स्टेशन के रिफ्रेशमेंट रूम में मिली तो उस पर उषा की मौत का ज़रा सा भी असर नहीं था। जो औरत हमारे मिशन की राह में ज़बरदस्त रुकावट डाल सकती थी, वो हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट गई है। उसने निहायत इत्मीनान से मुझे बताया, अब हमें अपने मिशन की तरफ तवज्जो देनी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके कोई प्लान तैयार करके उस पर अमल शुरू कर दो। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आंधी और तूफान में भी तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। प्लान तैयार करने से पहले मौका का तफसीली मुआयना बेहद ज़रूरी था, और मैं अपनी असल शिकल के साथ भारतीय फौजी कैंप के करीब भी नहीं जाना चाहता था। एक मुद्दत के बाद मुझे फिर भेस बदलने की ज़रूरत पड़ गई थी। मेरे लिए यह काम कोई मुश्किल नहीं था। मैंने हफ्ते की शाम को बाजार से कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद कर एक छोटे ब्रीफकेस में बंद किया, उसे गाड़ी की सीट के नीचे छुपाया और इतवार की सुबह को अपने बंगले से निकलकर लाल किले वाले ग्राउंड के जुनूब की तरफ दरख्तों में आ गया। यहाँ गाड़ी खड़ी करके मैंने गाड़ी के अंदर ही बैठकर अपना हुलिया बदलना शुरू कर दिया। अभी दिन की रोशनी पूरी तरह नहीं फैली थी। मैंने एक हिंदू जोगी का भेष बदला, अपने कपड़े ब्रीफकेस में बंद करके गाड़ी की सीट के नीचे छुपा दिया, गाड़ी को लॉक किया और जोगी के भेष में ओ लखना रंजन का नारा बुलंद करता हुआ लाल किले की ड्योढ़ी की तरफ चल पड़ा। हिंदुस्तान में जोगी का भेष बदलना आसान है, मगर इस भेष के तमाम लवाजमात को निभाना एक ऐसे आदमी के लिए बहुत मुश्किल है जो हिंदी संस्कृत और हिंदी देवमाला का इल्म न रखता हो। अनाड़ी आदमी जोगी का भेष बदल कर निकले तो किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है। ऐसे आदमी को यह भी मालूम होना चाहिए कि वो किस धर्म का जोगी बना है। आया वो बौद्ध भिक्षु है, शिव देवता का जोगी है, जैन जोगी है या विष्णु भगत है। लेकिन मैं संस्कृत के अलावा तमिल, गुजराती और मराठी जबानें भी बोलता था। वेदों के श्लोक भी मुझे जबानी याद थे। माथे पर 3 सफ़ेद लकीरें डालकर मैंने विष्णु भगत का रूप धरा था। लाल किले की ड्योढ़ी खुली थी, मगर सियाहों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी।
मैं सामने वाली रामलीला ग्राउंड में एक दरख्त के नीचे बैठकर माला का जाप करते हुए नीम व आंखों से बराबर कले की डेवड़ी की तरफ देख रहा था। आखिर खुदा खुदा करके मैंने कुछ शहरियों को डेवड़ी में दाखिल होते देखा। मैं अपनी जगह से उठा और ओ लखना रंजन के नारे लगाते हुए कले की डेवड़ी में दाखिल हो गया। कले के बाजार की दुकानें खुलना शुरू हो गई थीं। मैं बाजार से होता हुआ सब्जाजार के तख्ते पर आ गया। मेरा रुख ऐवान आम की तरफ था। ऐवान आम के अकबी दीवार के सामने एक तरफ खुफिया तहखाने का मखफल दरवाज़ा था, जिसके बाहर 2 इंडियन फौजी ब्रेन गने उठे पहरा दे रहे थे। एक जनब दरख्तों के पास लगे हुए फौजी खेमे के बाहर लकड़ी के खोखों पर 4-5 इंडियन फौजी चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। मैंने फौजियों के करीब आकर बुलंद आवाज में ओ लखना रंजन का नारा लगाया, बच्चा हमें भी चाय पिलाओ। हिंदू कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, वो इंतहाई ज़ईफ़ुल तकात होता है और वो किसी जोगी या साधु के सवाल को कभी नहीं टालता। अगर उसके पास देने को कुछ न हो तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और इल्तजा करता है कि उसके हक में बद्दुआ न की जाए। इंडियन फौजी ने मेरी तरफ देखा। एक सिख फौजी ने कहा, बैठ जाओ महाराज, चाय आ जाती है। मैं उनके करीबी घास पर आलती पालती मारकर बैठ गया और आंख बंद करके संस्कृत में श्लोक पढ़ने लगा। एक फौजी मग में गर्मा गर्म चाय ले आया। मैंने आंखें खोलकर चाय का मग थमा और मुस्कराकर कहा, तेरा कल्याण होगा बच्चा। फिर मैंने इंतहाई एतमाद के साथ उन फौजियों के चेहरों को देखा और अंधेरे में एक ऐसा तीर फेंका जो किसी न किसी निशाने पर लग सकता था। विष्णु भगवान श्री कृष्ण महाराज के रूप में इस संसार में आए हैं। वो अंतर्यामी थे। हम विष्णु भगवान के भगत हैं और कैलाश परीत ने हमें प्राणियों के दिलों में झांकने की मुक्ति दी है, परंतु हम सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं। तुमने हमें चाय पिलाकर हमारी सेवा की है। हम तुम्हें इतना ज़रूर बता देंगे कि तुम में से एक ऐसा प्राणी है जिसकी पत्नी उससे नाराज़ हो गई है और ऐसा जवान भी है जिसको बहुत जल्द लक्ष्मी देवी दौलत से मालामाल करने वाली है। कोई ऐसा घर होगा जहां मियाँ बीवी पति पत्नी की लड़ाई नहीं होती और फौजी चूँकि ज़रा उखड़ मिजाज होते हैं, उनके यहाँ लड़ाई का झगड़ा तो होता ही रहता है। इसके अलावा हर आदमी को दौलत की तमन्ना होती है। ये दोनों बातें मैंने यही सोच कर कही थी। एक फौजी मेरे करीब आकर अदब से बैठ गया और बोला, महाराज मेरी पत्नी ने कई रोज़ से मुझे ख़त नहीं लिखा। वो ज़रूर मुझसे नाराज़ है। हमारे ब्याह को भी 1 साल भी नहीं हुआ। कोई ऐसा टूना बताइए कि मेरी पत्नी का ख़त आ जाए। इस पर दूसरे फौजी हंसने लगे। मैंने उनकी तरफ देखकर गज़बनाक आवाज़ में कहा, ठट्ठा मत करो, यमदूत तुम्हें बहुत जल्द अपने पंजों में जकड़ने वाला है। सब चुप हो गए। मौत के खौफ से उनके चेहरे एक लम्हे के लिए उतर गए। मेरे सामने बैठे हुए फौजी ने मेरे पाँव को छूकर हाथ अपने माथे से लगा लिया। महाराज, इन जवानों का ख्याल न करें, ये मूर्ख हैं। मुझे बताएं मेरी पत्नी मुझसे कैसे खुश होगी और मेरा हाथ देखो, मुझे लक्ष्मी देवी कब दौलत से निहाल करेगी। मैं उसका हाथ गुस्से से झटक कर उठ खड़ा हुआ। फौजी ने भी मेरी तकलीद की। महाराज, कोई गलती हो गई है तो क्षमा कर दें। मैं उसे एक तरफ ले गया। बच्चा, तूने हमें सामान दिया है, हम तुझसे प्रसन्न हुए हैं। वो जवान तुम ही हो जिसे लक्ष्मी देवी बहुत जल्द दौलत से मालामाल करने वाली है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। महाराज, कब मिलेगी मुझे दौलत? मैं आपकी सारी उम्र सेवा करूंगा महाराज। बच्चा, हमारा दिल तुम पर मेहरबान हो गया है। हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, लेकिन यहाँ नहीं। यह जगह विष्णु भक्तों के काबिल नहीं है। 1 घंटे बाद हमें कले के ग्राउंड में नीम के नीचे मिलो। तेरे दिन फिरने वाले हैं, मगर खबरदार अपने साथियों को मत बताना कि तुम हमसे मिलने आ रहे हो, नहीं तो लक्ष्मी देवी तुमसे नाराज़ हो जाएगी। फौजी ने हाथ बांधकर कहा, महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगा और 1 घंटे बाद आपके चरणों में पहुंच जाऊंगा। मैंने हाथ ऊपर उठाकर ओ लखना रंजन का नारा लगाया और कले से बाहर निकलकर उस पार के करीबो जवार में आ गया जिसमें अपनी गाड़ी पार कर रखी थी। सामने ही वो नीम का दरख्त था जहाँ मैंने हिंदू सिपाही को बुलाया था। मुझे यकीन था कि वो आएगा और वो चंद लम्हों बाद आ गया। लक्ष्मी देवी तुम पर मेहरबान ज़रूर है, पर तुमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप किए हैं जिनका तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मैंने उसे डराया। महाराज, मुझे बताइए, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे दिन में रोज़ाना 4 घंटे दिल्ली के भैरू जी के मंदिर में जाकर श्लोक पढ़ने को कहा तो वो हाथ बांध कर बोला, महाराज दिन को ड्यूटी होती है, मुझे रोज़ छुट्टी नहीं मिल सकेगी, रात को चला जाया करूँगा। तुम यहाँ ऐसी कौन सी ज़रूरी ड्यूटी दे रहे हो?
क्या तुम्हें दौलत नहीं चाहिए? क्या तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं चाहते? मैंने जल्दी पर तेल डाला। वो गिड़गिड़ा के बोला, महाराज, काले के नीचे सरकार ने कोई ऐसी खुफिया शय रखी हुई है, हम उसकी हिफाजत करते हैं। कोई एक पल के लिए इधर उधर नहीं हो सकता। आप हुक्म करें, मैं सारी रात भैरू जी के मंदिर में बैठा रहूँगा। मैंने इधर उधर की बातों से हिंदू डोगरा फौजी को बहुत कुरीदा, लेकिन वो सिवाय इसके और कुछ न बता सका कि अजैब घर वाले हाल के नीचे हुकूमत की कोई अहम दस्तावेजात मौजूद है, जिसकी हिफाजत के लिए वहाँ 7 फौजी दिन के वक्त और 7 फौजी रात के वक्त ड्यूटी देते हैं। 7 में से 4 खेमे में रिजर्व के तौर पर मौजूद होते हैं, 2 फौजी तय खाने के दरवाजे पर और 1 फौजी रोशनदान वाली दीवार के साथ चल फिर कर पहरा देता है। मैंने उसे यह भी मालूम कर लिया कि फौजी खेमों में सिवाय ब्रेन गन और मैगजीन के और कोई असला नहीं है। ठीक है, तुम रोज़ाना रात के 10 बजे भैरू जी के मंदिर में जाकर 1 घंटा श्लोक पढ़ाया करो। मतलब निकल आने पर मैंने उसकी मर्जी के मुताबिक उसे इजाज़त दे दी। मैं 15 दिन के बाद तुम्हें रात को भैरू जी के मंदिर में ही मिलूंगा। अब दफ़ा दूर हो जाओ, और अगर तुमने मुझसे मुलाकात करने का किसी से जिक्र किया तो याद रखो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, और जो दौलत तुम्हें लक्ष्मी देवी से मिलने वाली है उससे भी महरूम हो जाओगे। फौजी ने मेरे पाँव को हाथ लगाकर कसम खाई कि वो किसी से कुछ भी बात नहीं करेगा, और उठकर मुझे प्रणाम करता हुआ वापस चला गया। अगरचा मैंने अपना हुलिया काफ़ी बदला हुआ था, फिर भी मैं उठकर पार्क की तरफ चल दिया और गाड़ी को वहां से निकाल कर एक वीरान इलाके की तरफ ले गया, जहां मैंने जोगियों वाला लिबास उतार कर रुमाल से चेहरे पर लगी हुई तिलक की लकीरें साफ की, अपना धोती कुर्ता और वास्केट पहनी, जोगियों वाले लिबास को ब्रीफ केस में बंद किया और अपने बंगले की तरफ चल दिया। उसी शाम मैं पोशाली से मिला और उसे डोगरा से होने वाली मुलाकात की तफसील बताकर राय देने को कहा। वो ज़रा सी मेरी तरफ झुकी और धीमी आवाज़ में बोली, हम उस हिंदू डोगरे को इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस वक्त तुम्हारे काबू में है। मैं सिगार का कश लगाते लगाते रुक गया। किस तरह? मैंने बेचैनी से पूछा। पोशाली ने मुझे एक ऐसी स्कीम बताई जिस पर अमल करने से कम थोड़ी देर के लिए दुश्मन का जवाबी हमले का खतरा टल सकता था, लेकिन यह स्कीम इस एतबार से बेहद खतरनाक थी कि अगर हिंदू फौजी को हम पर ज़रा सा भी शक हो गया तो मेरी गिरफ्तारी यकीनी थी।